प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना, प्रदेशों की परिभाषाएं और विशेषताओं की चर्चा की थी। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में प्रदेशों के प्रकार या प्रदेशों का वर्गीकरण उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रदेश की परिभाषा में देखा कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक समानताएं होती हैं, जो कुछ अर्थों में अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है और जिसकी एक निश्चित अवस्थिति होती है। तो इसी तरह विद्वानों ने प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। तो विभिन्न लक्षणों और कार्यों के आधार पर प्रदेशों को हम निम्नांकित रूप में विभाजित कर सकते हैं। पहला है जननिक या जातीय प्रदेश, जेनरिक रीजन। जननिक या जातीय प्रदेश से तात्पर्य जहाँ एक जैसी प्रकृति रखने वाले प्रदेश हों, अर्थात जिनमें आंतरिक समानताएं पाई जाए, वो प्रदेश जननिक या जातीय प्रदेश कहलाते हैं। ये प्रदेश भूसतह पर अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि अगर जलवायु के आधार पर बात करें तो जलवायु प्रदेश जिसमें मानसूनी प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, टैगा प्रदेश है आदि। तो ये सभी अपने आप में समानता लिए हुए होते हैं, तो इन्हें हम जातीय या जननिक प्रदेश कहते हैं। दूसरा जो प्रदेश होता है वो होता है विशिष्ट प्रदेश, स्पेसिफिक रीजन। ये प्रदेश अपने आकार, संरचना, अपनी आकृति या प्रतिरूप, इनके कारण विशिष्टता लिए होते हैं। ये अन्य प्रदेशों से अलग पहचान रखते हैं। इनकी कुछ अपनी एक अलग ही विशेषता होती है। इस प्रकार के प्रदेशों का एक ही नाम होता है, जैसे कि दामोदर घाटी प्रदेश हो गया, जिसकी अलग ही विशेषता है। फ्रांस के पेज हैं, जर्मनी का रूहर बेसिन है जो अपने कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह के जो प्रदेश हैं इनकी एक अलग ही पहचान होती है, इसलिए इन्हें विशिष्ट प्रदेश कहते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं कार्यात्मक प्रदेश, फंक्शनल रीजन। मतलब कार्यात्मक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हर जगह एक से कार्य अथवा संगठन की समानता होती है। मतलब कार्यात्मक प्रदेशों में सर्वत्र एक जैसे कार्य पाए जाते हैं, तो इनकी पहचान कार्य की वजह से होती है। जो किसी विशिष्ट गत्यात्मक कार्य अर्थात कोई परिवहन और यातायात के द्वारा इस तरह के प्रदेश जुड़े होते हैं, इन प्रदेशों के तत्व एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसे स्थानिक व्यवस्था कहते हैं। कार्यात्मक प्रदेश मानव के आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं। ये एक तरह के नगरीय प्रदेश या नगरीय केंद्र होते हैं जो अपने पृष्ठ प्रदेश से अंतर संबंधित होते हैं। तो कार्यात्मक जो प्रदेश हैं इनकी पहचान इनके विशेष कार्यों से होती है। जैसे अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित जो भी नगरीय क्षेत्र हैं या इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, ये आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हैं। इसके आसपास के क्षेत्रों से इस नगरीय क्षेत्र में लोग कुछ मुख्य सुविधाओं के लिए आते हैं या निर्भर हैं, जैसे कि शिक्षा है, चिकित्सा है या अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। साथ ही जो नगरीय क्षेत्र है वो अपने पृष्ठ प्रदेश आसपास के क्षेत्र से भी सेवाएं प्राप्त करता है, जैसे दूध, फल, सब्जियां, अनाज इत्यादि। तो इनका जो आपसी जुड़ाव है नगरीय केंद्र का और इसके पृष्ठ प्रदेशों का, वो यातायात के साधनों के द्वारा जुड़ा रहता है। तो इस तरह के प्रदेश को कार्यात्मक प्रदेश कहते हैं, जो अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं।
अगला है प्राकृतिक प्रदेश, नेचुरल रीजन। प्राकृतिक प्रदेश उसे कहेंगे जहाँ स्थलाकृति, जलवायु या वनस्पति में समानता पाई जाए, जो अपने निकटवर्ती क्षेत्रों से इन विशेषताओं में अलग हो। प्राकृतिक प्रदेशों का जो सीमांकन है वो भौतिक तत्वों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि उच्चावच के आधार पर उच्चावच प्रदेश हो गए, जिसमें मरुस्थलीय प्रदेश, पठारी, मैदानी, पर्वतीय। जलवायु के आधार पर जलवायु प्रदेश हो गए, जिसमें एक जैसी जलवायु पाई जाती है, जैसे कि मानसून एशिया की बात करें तो यहाँ मानसून जलवायु पाई जाती है। ऐसे ही टैगा जलवायु। वनस्पति के आधार पर बात करें तो जहाँ एक जैसी वनस्पति पाई जाए तो वनस्पति प्रदेश, जिसमें वनों का विभाजन किया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पतझड़ वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, टैगा वन इत्यादि। और मिट्टियों के आधार पर भी इस तरह के प्रदेशों का विभाजन किया जा सकता है। तो प्राकृतिक प्रदेश में प्राकृतिक तत्वों की समानता पाई जाती है। अगला है भौगोलिक प्रदेश। तो भौगोलिक प्रदेश में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों की समानता पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम भौगोलिक प्रदेश कहेंगे। भौतिक समानताओं के साथ ही सांस्कृतिक तत्वों जैसे कि व्यवसाय, वहाँ संस्कृति, धर्म, भाषा आदि लक्षणों में भी एक रूपता देखने को मिलती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों में समानता पाई जाए, उस समस्त क्षेत्र को भौगोलिक प्रदेश कहेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक प्रदेश और भौगोलिक प्रदेश दोनों अलग अलग होते हैं। प्राकृतिक प्रदेश में केवल प्राकृतिक तत्वों में समानता पाई जाती है, उसे प्राकृतिक प्रदेश कहेंगे, जबकि भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। तो इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के तत्वों की समानता पाई जाती है, उसे हम भौगोलिक प्रदेश कहेंगे। अगला है समरूप प्रदेश, होमोजीनियस रीजन। मतलब समरूप प्रदेश इस प्रकार के प्रदेश होते हैं जिनमें तत्वों में समानता पाई जाती है और तत्वों के आधार पर इस तरह के प्रदेशों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। तो समरूप से तात्पर्य है जहाँ जिस क्षेत्र में समानता पाई जाए। जैसे एक तत्व के आधार पर अगर बात करें तो एक लाक्षणिक प्रदेश, अर्थात जिन प्रदेशों में केवल एक ही तत्व या एक ही लक्षण की समानता मिले उन्हें हम एक तात्विक या एक लाक्षणिक प्रदेश कहेंगे। जैसे कि अगर जलवायु को अगर हम लें तो जलवायु के आधार पर जलवायु प्रदेश हो गया, अगर वनस्पति को आधार बनाएं तो वनस्पति प्रदेश हो गया। तो जहाँ एक तत्व की समानता हो वो एक तात्विक या एक लाक्षणिक प्रदेश होता है। इसी में अगर एक से अधिक तत्वों की समानता को आधार माना जाए तो उसे बहुलाक्षणिक प्रदेश कहेंगे। जैसे कि जलवायु, वनस्पति, मृदा, जीव जंतु, इनमें अगर समानताएं पाई जाती हैं तो इनके आधार पर जो प्राकृतिक प्रदेश होता है उनका विभाजन करते हैं। ऐसे ही कृषि के स्वरूप के आधार पर भी हम कृषि प्रदेशों का निर्धारण कर सकते हैं। इसी में समरूप प्रदेशों में अगर बात करें तो आर्थिक प्रदेश भी होते हैं जिनमें एक जैसी आर्थिक क्रियाएं पाई जाएं, उसे आर्थिक प्रदेश कहते हैं। अर्थात मान लीजिए किसी क्षेत्र में कृषि क्रिया ही हो रही हो तो उस समस्त क्षेत्र को कृषि प्रदेश में विभाजन कर दिया। अब उस कृषि प्रदेश में भी कौन से तरीक़ों से या किस तरह से वो कृषि क्रिया की जाती है, उसमें मशीनों का योगदान कितना है या मानव श्रम पे वो कृषि आधारित है, कृषि किस विधि से की जा रही है, तो इस आधार पर आर्थिक प्रदेश जहाँ किसी आर्थिक क्रिया की प्रमुखता होती है उसे हम आर्थिक प्रदेश कहेंगे, जैसे कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश इत्यादि। अगला है राजनीतिक प्रदेश, पॉलिटिकल रीजन। मतलब इस प्रकार के प्रदेशों में प्रशासनिक एक रूपता होती है और राजनीतिक प्रदेशों का विभाजन हम राजनीतिक इकाइयों के आधार पे करते हैं। जैसे कि किसी अगर देश का विभाजन करें तो उसे राज्यों में बांटा जाएगा, फिर राज्यों को ज़िलों में, ज़िलों को तहसीलों और तहसील को गांव में। तो एक तरह से ये राजनीतिक इकाइयां हैं और इन्हें ही हम राजनीतिक प्रदेश कहते हैं।
अगला है नगर प्रदेश, सिटी रीजन। नगर प्रदेश अपने कार्य विशेष के कारण जाने जाते हैं, जैसे अभी चर्चा की थी हमने, ये एक तरह के कार्यात्मक प्रदेश ही होते हैं। तो ये अपने पृष्ठ प्रदेश से परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अंतिम है पूर्ण प्रदेश या कंपेज। पूर्ण प्रदेश में भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया गया है, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जिसमें ये समस्त तत्व सम्मिलित हों और साथ ही मानव के व्यवसायों से जुड़े हुए हों, तो ऐसे क्षेत्रों को हम पूर्ण प्रदेश कहेंगे। कंपेज शब्द का पूर्ण प्रदेश के रूप में सबसे पहले प्रयोग व्हीटलसी महोदय ने किया और इन्होंने पूर्ण प्रदेश या कंपेज के अध्ययन के लिए 16 तत्व बताए। तो पूर्ण प्रदेश को कंपेज व्हीटलसी महोदय ने बताया है। तो इस तरह से हम प्रदेशों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रदेशों के प्रकार के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।